हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह है क्लास 9th सीबीएसई का चैप्टर नंबर 3 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। ठीक है, तो इसका जो पार्ट 1 है वो चैनल पर जा चुका है, लिंक आपको मिल जाएगा उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए इसका पार्ट 2 शुरू कर लेते हैं हम लोग। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ठीक है, यानी कि जो आरक्षित कॉन्स्टिट्यूएंसीज है ना, आरक्षण के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कुछ सीटें ना रिजर्व कर दी जाती हैं, जैसे कि शेड्यूल कास्ट के लिए, SC ST के लिए, तो इस तरीके से बाकी सीटें जो है जनरल की होती हैं। तो इसमें यह बताया गया है कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंटाइटल्स एवरी सिटीजन टू इलेक्ट हर हिज रिप्रेजेंटेटिव एंड टू बी इलेक्टेड एज अ रिप्रेजेंटेटिव। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हर नागरिक को अधिकार दिया है कि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन सके, है ना। तो द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हाउएवर वर वरीड दैट इन एन ओपन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन certain weaker section may not stand a good chance to get elected to the Lok Sabha and the state legislative assemblies। तो देखो, हमारा जो संविधान जिन जिन ने बनाया, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे हमारे, है ना, बहुत सारे संविधान सभा के अध्यक्ष थे, बहुत सारे संविधान सभा कमेटी में थे, एक तरीके से पूरी असेंबली थी वो, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो मेकर्स थे, उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो उन्होंने वो पहले इस विषय पे बहुत ज़्यादा चिंतित थे। उन्हें लगता था कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन तो बना दिया, तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में सब चीज़ें पहले से ही लिख दी हैं कि देखो जब इलेक्शन होंगे तो क्या है कि कुछ जो है कुछ वैसे पिछड़ी जाति के लोग भी होते हैं, जैसे कि SC ST वाले होते हैं, तो उनको कोई पूछेगा नहीं, है ना, क्योंकि उनकी शुरू से ही उनके अछूत का व्यवहार किया जाता था उनके साथ, तो उनको कोई पूछेगा नहीं। तो उन्होंने संविधान में पहले से सब कुछ नोट कर दिया था कि इनके लिए सीटें आरक्षित हैं, उनके लिए सीटें जो रिजर्व होंगी, उनकी सीटों को कोई नहीं छेड़ेगा। तो उन्होंने पहले से ही सब कुछ निश्चित कर रखा था कि इस तरीके से इलेक्शन होगा, कि वरना जो है ये वीकर सेक्शन जो है, जो ये कमज़ोर लोग हैं, ये आगे नहीं आ पाएंगे। तो जो अमीर लोग हैं, जो अच्छी अच्छी कास्ट के लोग हैं, वो सब तो आगे बढ़ के चले जाएंगे और हमेशा वही लीडर्स बनते रहेंगे। तो ऐसा उन्होंने संविधान में पहले ही सब कुछ बता रखा है। They may not have the required resources, education and contacts to the contest and win election against others। उनके पास ना तो जो है रिकॉर्ड रिसोर्सेज होंगे, है ना, ना उनके पास एजुकेशन होगी, और एंड कॉन्टेक्ट्स टू द कॉन्टेस्ट, और वो क्या है, वो हर चीज़ से वंचित रहेंगे, जिससे कि वो इलेक्शन में किसी और के अपोजिट खड़े ही नहीं हो पाएंगे। दोज हु आर इन्फ्लुएंशियल एंड रिसोर्सफुल मे प्रिवेंट देम फ्रॉम विनिंग इलेक्शन। और जो इन्फ्लुएंशियल होंगे और जिनके पास बहुत अच्छे अच्छे रिसोर्सेज होंगे, एजुकेशनिस्ट होंगे, वो सब तो हमेशा इलेक्शन जीतेंगे। तो इफ दैट हैपन्स आवर पार्लियामेंट एंड असेंबलीज वुड बी डिप्राइव्ड ऑफ द वॉइस ऑफ अ सिग्निफिकेंट सेक्शन ऑफ आवर पॉपुलेशन। तो ये सब देखकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जो जनता की, जो जनसंख्या का, हमारी जो जनसंख्या है उसके बहुत बड़े पार्ट को, ठीक है, क्या करा, आरक्षित कर दिया उनकी सीटों को, कुछ पार्ट जो है वो सीटें जो है रिजर्व कर दी जाएंगी। दैट वुड मेक आवर डेमोक्रेसी लेस रिप्रेजेंटेटिव एंड लेस डेमोक्रेटिक। तो इससे क्या होता था, इससे क्या हुआ, जिसने हमारी डेमोक्रेसी को लेस रिप्रेजेंटेटिव और लेस डेमोक्रेटिक बनाया। सो द मेकर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन थॉट ऑफ अ स्पेशल सिस्टम ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर द वीकर सेक्शन। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा स्टेट है पूरा, तो इसमें जो हमारा जो स्टेट है कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइडेड है, मैंने पहले भी बताया था। तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी जो होती है वो जनसंख्या के हिसाब से होती है ना, बराबर पॉपुलेशन के हिसाब से बांट दिया जाता है। तो लेकिन हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या है, कुछ सीटें जो है रिजर्व कर दी जाती हैं, बाकी जनरल के लिए छोड़ दी जाती हैं। तो ये था, तो कुछ सीटें जो है रिजर्व कर दी गई। सम कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर रिजर्व फॉर पीपल हु बिलोंग टू द शेड्यूल कास्ट, जो कि SC से बिलोंग करते थे, है ना, एंड शेड्यूल ट्राइब्स, जो प्रजाति पिछड़ी जनजाति थी उनसे बिलोंग करते थे। तो इन SC रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी ओनली समवन हु बिलोंग्स टू द शेड्यूल कास्ट कैन स्टैंड फॉर इलेक्शन। तो ये सब इसलिए हुआ कि जो SC वाले लोग हैं वो इलेक्शन में खड़े हो सके। सिमिलरली ओनली दोज बिलोंगिंग टू द शेड्यूल ट्राइब, और उसी तरीके से जो शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते थे उनके लिए इलेक्शन कराए गए, उनके लिए सीटें रिजर्व करी, जिससे कि वो भी इलेक्शन में खड़े हो सके। Currently in the Lok Sabha 84 seats are reserved for the scheduled caste and 47 for the scheduled tribes। अब करंटली क्या है लोकसभा में, देखो 543 तो कॉन्स्टिट्यूएंसी है ही, ये तो आपको पता ही है। तो 84 सीट्स जो है वो रिजर्व्ड हैं किसके लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, और 47 जो है शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व। देखो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको हमेशा पता होना चाहिए, ये आगे आने वाले कॉम्पिटिशन में भी आपसे पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। तो इसीलिए आपको 9th के हिसाब से नहीं, 10th के हिसाब से भी ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दिस नंबर इज इन प्रपोर्शन टू देयर शेयर इन द टोटल पॉपुलेशन। और ये नंबर जो है घट बढ़ भी सकता है इसके प्रोपोर्शन के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से, इस तरीके से वहाँ पर सीटें रिजर्व कर दी गई हैं। तो 10 द रिजर्व सीट्स फॉर SC एंड ST डो नॉट टेक अवे द लेजिटिमेट शेयर ऑफ एनी अदर सोशल ग्रुप। इसलिए जो इनकी कोई भी जो सीट्स हैं SC ST वालों की, कोई भी सोशल ग्रुप जो है इनकी सीटें नहीं हड़प सकता। ये सीटें इनकी जो रिजर्व हैं ही हैं, इन पे जो है उनके कैंडिडेट खड़े हो सकते हैं। तो this system of reservation was extended later to other weaker section at the district and
लोकल लेवल, और ये सिस्टम जो था बढ़ चढ़कर बाद में जो है डिस्ट्रिक्ट और लोकल लेवल पर भी होने लगा। इन मैनी स्टेट्स सीट्स इन रूरल पंचायत एंड अर्बन म्यूनिसिपलिटीज एंड, और बहुत सारे स्टेट्स में जो रूरल एरियाज थे, जो गांव वगैरह के एरियाज थे, उसमें पंचायत के में भी सीटें रिजर्व थी, एंड अर्बन म्यूनिसिपलिटीज एंड कॉर्पोरेशन में भी जो है सीटें जो है रिजर्व होती हैं SC ST वालों के लिए। लोकल बॉडीज आर नाउ रिजर्व फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस एज वेल, और लोकल बॉडीज जो होती हैं म्यूनिसिपलिटी वगैरह होती है उनमें जो है अदर बैकवर्ड क्लासेस जो होती हैं OBC, उनके लिए भी सीटें रिजर्व है। तो हाउएवर द प्रोपोर्शन ऑफ सीट्स रिजर्व वेरियस फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, इसी तरीके से स्टेट टू स्टेट में ये जो सीटें हैं रिजर्व होती हैं। सिमिलरली 1/3 ऑफ द सीट्स आर रिजर्व इन रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज फॉर द वुमेन कैंडिडेट, इसी तरीके से अर्बन और रूरल एरियाज में वुमेन्स के लिए भी सीटें आरक्षित हैं। कम से कम 1/3 सीटें जो है वुमेन के लिए आरक्षित हैं, बाकी की जो है वो जनरल के लिए है या फिर वो मेंस के लिए है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक आता है वोटर्स लिस्ट। अब वोटर्स की लिस्ट क्या है, ठीक है, चलिए। वंस द कॉन्स्टिट्यूएंसी आर डिसाइड, सबसे पहले क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंसी डिसाइडेड होती हैं। द नेक्स्ट स्टेप इज टू डिसाइड हु कैन एंड हु कैन नॉट वोट, तो फिर ये डिसाइड होता है इसके बाद कि कौन वोट दे सकता है और कौन वोट नहीं दे सकता। द डिसीजन कैन नॉट बी लेफ्ट टू एनीवन टिल द लास्ट डे, ये जो डिसीजन होता है इलेक्शन के लास्ट डे तक जो होता है नहीं छोड़ा जा सकता। तो इन अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन द लिस्ट ऑफ दोज हु आर एलिजिबल टू वोट इज प्रीपेयर्ड मच बिफोर द इलेक्शन एंड गिवन टू एवरीवन। तो क्या होता है, इसका पूरा एक प्रोसेस होता है ना, ये बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है। तो ये पूरी लिस्ट तैयार की जाती है वोटर्स की कि कौन वोट देगा, कौन वोट नहीं देगा, कौन इसके लिए एलिजिबल है, कौन नहीं है। तो दिस लिस्ट इज ऑफिशियली कॉल्ड द इलेक्टोरल रोल एंड इज कॉमनली नोन एज द वोटर लिस्ट। इस लिस्ट को जो है वैसे तो ऑफिशियली कहा जाता है इलेक्टोरल रोल, लेकिन इसको कॉमनली जो बोला जाता है वोटर लिस्ट बोला जाता है ना, पता ही होगा आपको, वोटर्स लिस्ट आती है बनकर, जो वोट दे सकते हैं वो उसमें हो जाते हैं। जैसे किसी की डेथ वगैरह हो जाती है तो उनका वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया जाता है और कुछ नए भी जुड़ते हैं, जैसे कुछ बच्चे जो 18 ऊपर से हुए हैं, 18 ईयर्स से ऊपर के हैं, तो उसमें उनका नाम आ जाता है। इस तरीके से जो वोटर लिस्ट बनती है। तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप फॉर इट इज लिंक टू द फर्स्ट कंडीशन ऑफ अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन। तो देखो ये सबसे पहला स्टेप है डेमोक्रेटिक इलेक्शन का। ये जो कंडीशन बताई गई है, एवरीवन शुड गेट एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू चूज रिप्रेजेंटेटिव, हर एक को पूरा अधिकार है, पूरा अवसर है उसको कि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज कर सके। अर्लियर वी रीड अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, हमने जो इससे पहले भी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बारे में सुना है। तो कोई यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी बहुत बार आया है, इसका मतलब यह है कि राइट टू वोट, हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है। तो इन प्रैक्टिस इट मीन्स दैट एवरीवन शुड हैव वन वोट एंड ईच वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। इसका मतलब यह है कि 1 पर्सन 1 वोट और 1 वैल्यू, मतलब हर व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार है और उसके वोट की कीमत एक होगी। ठीक है, मतलब ये नहीं है कि हम एक वोट दे रहे हैं और मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी अगर वोट दे रहे हैं तो उनकी वोट जो वोट है वो 4 के बराबर होगा, तो नहीं, मतलब हर इंसान के व्यक्ति के वोट की एक ही कीमत होगी। नो वन शुड बी डिनाइड द राइट टू वोट विदाउट अ गुड रीजन, बिना किसी कारण के किसी भी व्यक्ति का जो वोट है वो मतलब उसको वोट देने से वंचित नहीं किया जाएगा। डिफरेंट सिटीजन डिफर फ्रॉम वन अनदर इन मैनी वेज, ठीक है, डिफरेंट सिटीजन डिफर फ्रॉम वन अनदर इन मैनी वेज, जैसे बहुत सारे जो नागरिक होते हैं वो अलग अलग तरीके से अलग अलग जो है डिफरेंट होते हैं, जैसे कि सम आर रिच, सम आर पुअर, सम आर हाईली एजुकेटेड, कुछ बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, कुछ ज़्यादा शिक्षित होते हैं, सम आर नॉट सो एजुकेटेड और नॉट एजुकेटेड एट ऑल, कुछ जो है थोड़े बहुत एजुकेटेड होते हैं, कुछ तो बिल्कुल ही नहीं होते, अनपढ़ होते हैं, है ना। तो सम आर काइंड, अदर्स आर नॉट सो काइंड, बट ऑल ऑफ देम आर ह्यूमन बींग्स विद देयर ओन नीड्स एंड व्यूज। कुछ बहुत ज़्यादा सीधे होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा तेज होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो सब अलग अलग तरीके के होते हैं, तो सबको ही वोट देने का अधिकार है, सबके अपने अपने व्यूज़ होते हैं। तो दैट्स वाई ऑल ऑफ देम डिजर्व टू हैव एन इक्वल से इन डिसीजन दैट अफेक्ट देम, तो हर एक को जो है वोट देने का अधिकार है। तो हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से डिसीजन ले सकता है कि उसे किसको वोट देना है ना, कि ऐसा नहीं है उसको, जैसे अगर मान लीजिए किसी भाई कोई एजुकेटेड पर्सन सीट पर खड़ा है तो उसका माने कि हम तो शिक्षित इंसान को वोट देंगे तो शिक्षित को देगा, कोई अनपढ़ खड़ा है तो वो अनपढ़ को देगा, तो ये वोटर का अपना अधिकार है। इन आर कंट्री ऑल द सिटीजन एज 18 ईयर्स एंड अबव कैन वोट इन एन इलेक्शन, ठीक है, हमारे देश में जितने भी नागरिक जो हैं 18 ईयर्स हैं या फिर उससे ऊपर के हैं तो उनको वोट देने का अधिकार है। एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू वोट रिगार्डलेस ऑफ हिज और हर कास्ट, रिलीजन और जेंडर। सम क्रिमिनल्स एंड पर्सन विद अनसाउंड माइंड कैन, मतलब यह है हर एक को वोट देने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी जेंडर का हो, ठीक है, सब वोट दे सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ पर्सन्स होते हैं जो क्रिमिनल्स होते हैं, उन पर क्राइम के जो केसेस चल रहे होते हैं या फिर जो है मेंटली डिस्टर्ब होते हैं कुछ केसेस, तो वो जो है उनको वोट देने का अधिकार नहीं है, वो वोट नहीं दे सकते। बाकी सभी को जो है वोट देने का पूरा अधिकार है। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखेंगे। ओके,
यहाँ से। ठीक है, हाँ मैंने बताया था वोट देने का अधिकार है, बट ओनली इन रेयर सिचुएशन। लेकिन ऐसा जो होता है अगर, तो जैसे कि कोई होता है ना कि भाई कोई मेंटली डिस्टर्ब है या कोई क्राइम जिसने करा क्रिमिनल है, तो ऐसा बहुत रेयर सिचुएशन में होता है, ऐसा हमेशा नहीं होगा, कोई बहुत सारी रेयर सिचुएशन में ऐसा होता है। तो इट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू गेट द नेम्स ऑफ ऑल द एलिजिबल वोटर्स पुट ऑन द वोटर लिस्ट। तो ये गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वोटर लिस्ट में उनका नाम आए, जो जो वोट देने के अधिकारी हैं, ठीक है, उनका सबका नाम जो है वोटर लिस्ट में होना ही चाहिए। एज न्यू पर्सन अटेंड वोटिंग एज, नेम्स आर एडेड टू द वोटर। जिन जो पर्सन जो है वोटिंग एज के तहत आते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चे 18 साल के हो गए हैं, तो उनकी जिम्मेदारी है गवर्नमेंट ऑफिसर्स की कि वो वोटर लिस्ट में उनका नाम ऐड करें। नेम्स ऑफ दोज हु मूव आउट ऑफ अ प्लेस और दोज हु आर डेड आर डिलीटेड। और जो लोग जो हैं जो यहाँ जो उस जगह से चले गए हैं उनका नाम जो है डिलीट होना चाहिए, या फिर जो जिनकी डेथ हो गई है उनका नाम जो है वोटर लिस्ट से डिलीट होना चाहिए। अ कंप्लीट रिवीजन ऑफ द लिस्ट टेक्स प्लेस एवरी 5 ईयर। और ये सब जो ऐसा जो होता रहता है ना, जो लगातार इसका रिवीजन चलता रहता है, ये सब जो है हर 5 साल में होता है, क्योंकि 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं, तो हर 5 साल में जो ये प्रोसेस दोहराया जाता है। दिस इज डन टू एंश्योर दैट इट रिमेन्स अप टू द डेट। इन द लास्ट फ्यू ईयर्स अ न्यू सिस्टम ऑफ इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है ईपीआईसी की, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड। तो पिछले कुछ सालों से एक नया सिस्टम आ गया है ईपीआईसी, जो कि उसमें क्या होता है, इसमें जो है हमारी जो फोटो लगी होती है उसके ऊपर, ठीक है। तो द गवर्नमेंट हैज ट्राइड टू गिव दिस कार्ड टू एवरी पर्सन ऑन द वोटर्स लिस्ट। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इस कार्ड को जो है ना वोटर लिस्ट पर छाप देती है, जिसमें जैसे आप तो खैर अभी छोटे हो, आपके पेरेंट्स या आपके भाई बहन अगर जाते होंगे वोट देने, तो उसमें उन्होंने देखा होगा कि उसमें ना वोटर लिस्ट में फोटो भी होता है और नाम भी होता है। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे कि कोई आईडी प्रूफ होना चाहिए वोट देने के लिए, जैसे आधार कार्ड या राशन कार्ड कुछ भी हो, उसको लेके जा सकते हैं आप और वोट दे सकते हैं, ठीक है। आप अभी छोटे हो, ठीक है। तो द वोटर्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी दिस कार्ड व्हेन दे गो आउट टू द वोट, सो दैट नो वन कैन वोट फॉर समवन एल्स, ठीक है। तो जो वोटर्स होते हैं वो इस कार्ड को ले जा सकते हैं और अपना जो है वोट दे सकते हैं। बट द कार्ड इज नॉट येट कंपलसरी फॉर वोटिंग। लेकिन जो कार्ड है हमेशा ही कंपलसरी नहीं है ये वाला वोटिंग के लिए। फॉर वोटिंग के लिए वोटर्स कैन शो मैनी अदर प्रूफ्स ऑफ आइडेंटिटी लाइक द राशन कार्ड ऑफ द ड्राइविंग लाइसेंस। तो देखो कुछ भी आइडेंटिटी वहाँ पर दिखा सकते हैं वोटर्स, जैसे कि राशन कार्ड दिखा दिया या फिर ड्राइविंग लाइसेंस दिखा दिया, इस तरीके की कोई भी आइडेंटिटी वहाँ पर दिखाई जा सकती है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स। कैंडिडेट्स का नॉमिनेशन किस तरीके से होता है। तो वी नोटेड अबव दैट इन अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन पीपल शुड हैव अ रियल चॉइस। हमने ये बात नोट कर ली है और आराम से हमें पता है ये बात कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन में जो लोग होते हैं उनके पास अपनी चॉइस होती है ना, कि कौन सा कैंडिडेट हम मतलब चुनेंगे, कौन सा कैंडिडेट खड़ा होगा, तो ये सब जो है उनकी अपनी चॉइस होती है किसको उन्हें वोट देना है। तो दिस हैपन्स ओनली व्हेन देयर आर ऑलमोस्ट नो रेस्ट्रिक्शन ऑन एनीवन टू कॉन्टेस्ट एन इलेक्शन। और ये सब तभी होता है जब जैसे कॉन्टेस्ट होता है ना इलेक्शन का, तो उसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन ना हो। तो दिस इज व्हाट आवर सिस्टम प्रोवाइड्स। और ये वो है जिससे कि हमारा सिस्टम जो प्रोवाइड कराता है। एनीवन हु कैन बी अ वोटर कैन ऑल्सो बिकम अ कैंडिडेट इन इलेक्शन। कोई भी व्यक्ति जो कि चाहे वो वोटर भी हो, वो जो है इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, कैंडिडेट खड़ा हो सकता है। लेकिन उसके लिए जो क्या है, अगर आप 18 साल से ऊपर हो तो आप वोट दे सकते हो, लेकिन कैंडिडेट को इलेक्शन में खड़े होने के लिए 25 ईयर्स जो है उसकी मिनिमम एज होनी ही चाहिए। ये नहीं कि आप वोटर हो तो आप कर सकते हो, लेकिन आपकी जो एज है वो 25 ईयर्स मिनिमम होनी ही चाहिए, तब आप जो इलेक्शन में खड़े हो सकते हो, ठीक है। यहाँ तक है ये। तो देर आर सम अदर रेस्ट्रिक्शन ऑन क्रिमिनल्स एटसेट्रा। और बहुत सारी जो है कुछ और भी रिस्ट्रिक्शन है जो अपराधी वगैरह होते हैं उनके पे जो गई हैं कि हर कोई खड़ा हो जाएगा, इस तरीके से अपराधियों पे बनाई गई हैं। बट दिस अप्लाई टू इन वेरी एक्सट्रीम केसेस। लेकिन ऐसा जो है ना कुछ केसेस में जो अप्लाई होता है, मतलब बहुत ही रेयर केसेस होते हैं, तो ऐसा होता है। पॉलिटिकल पार्टीज नॉमिनेट देयर कैंडिडेट्स हु गेट द पार्टी सिंबल एंड सपोर्ट। पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं किसी भी कैंडिडेट को नॉमिनेट कर सकती हैं जिसके पास उनकी पार्टी का सिंबल हो और जो उनको सपोर्ट करे। पार्टीज नॉमिनेशन इज ऑफन कॉल्ड पार्टी टिकट। और पार्टीज का जो नॉमिनेशन होता है ये उसको कहा जाता है पार्टी का टिकट। आपने सुना भी होगा कि बीजेपी का टिकट भाई उसको मिल गया, उसको कांग्रेस का टिकट मिल गया, तो इसको कहा जाता है पार्टीज का टिकट। Every person who wishes to contest an election has to fill a nomination form and give some money as security deposit। हर व्यक्ति जिसको इलेक्शन में खड़े होना है, जो इलेक्शन का कैंडिडेट बनना चाहता है, तो क्या करेगा, वो पहले तो नॉमिनेशन फॉर्म उसको जो है साइन करना होगा, उसको फिल करना होगा और उसको जो है कुछ मनी भी सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में जमा करनी होगी, ठीक है। चलिए ओके, अब देखेंगे आगे। रिसेंटली अ न्यू सिस्टम ऑफ डिक्लेरेशन हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड ऑन डायरेक्शन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। अब रिसेंटली क्या हुआ है, एक नया सिस्टम जो है
सुप्रीम कोर्ट से डिक्लेयर हुआ है। एवरी कैंडिडेट हैज़ टू मेक अ लीगल डिक्लेरेशन गिविंग फुल डिटेल्स। हर कैंडिडेट जो कि उसे इलेक्शन में खड़ा होना है तो उसके लिए उसकी लीगल डिक्लेरेशन बहुत ज़रूरी है ना, उसकी गिविंग फुल डिटेल्स, उसको अपनी फुल डिटेल्स देनी होगी। जैसे कि फर्स्ट है सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट, की कोई जैसे सीरियस क्रिमिनल केसेस अगर किसी कैंडिडेट के विरुद्ध कोई सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं तो उसको बताना होगा कि कौन से केसेस पर चल रहे हैं, ये सब भी देखना होगा। डिटेल्स ऑफ द असेस्ट एंड लाइबिलिटीज ऑफ द कैंडिडेट एंड हिज और हर फैमिली। देखो असेस्ट और लाइबिलिटीज मतलब उसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई कर्जा ना हो कैंडिडेट के ऊपर, और जो या फिर उसकी फैमिली पर ना हो, ये सब चीज़ें, तो ये सब चीज़ें भी देखी जाएंगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है कैंडिडेट की, ये भी देखी जाएगी। तो दिस इन्फॉर्मेशन हैज़ टू बी मेड पब्लिक, ये इन्फॉर्मेशन जो है सारी पब्लिक होगी। दिस प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू द वोटर्स टू मेक देयर डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट। ये सब इसलिए होता है कि जिससे वोटर्स जो वोट देंगे तो ये उसके लिए फ़ायदा है वोटर्स के लिए कि उनको अपने जो रिप्रेजेंटेटिव वो अपना चुन रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि भाई इसकी एजुकेशन कितनी है, अगर अनपढ़ भी है तो चलो कोई बात नहीं है, लेकिन काम अच्छे कर रहा हो, उसके पास कोई वो अपराधी ना हो। मतलब हम अपने एक ऐसे नेता को चुनेंगे जो हमारे देश का भविष्य सुधार सके, ठीक है। तो ये सारी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो ये कैंडिडेट्स चुनने के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये जो है थोड़े से नियम निकाल दिए हैं, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर कैंडिडेट्स, अब देखो ये है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में है, मैं बता देती हूँ आपको। तो शॉर्ट में अगर मैं बताऊँ इसको तो इसमें देखो ऐसा है कि अगर आप जैसे कह रहे हो कि अनपढ़ व्यक्ति जो है कैंडिडेट नहीं बन सकता, तो ऐसा कुछ नहीं है कि अनपढ़ भी एक व्यक्ति जो है कैंडिडेट बन सकता है, वो इलेक्शन में खड़े हो सकता है। तो देखो क्या है, जैसे शॉर्ट में अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे बहुत सारी जॉब्स ऐसी होती हैं जिसके लिए डिग्री की ज़रूरत नहीं होती है ना, हर जॉब के लिए डिग्री की जरूरत नहीं होती। जैसे कि मान लीजिए अगर हम इंजीनियरिंग की जॉब करना चाहते हैं तो इंजीनियर की डिग्री चाहिए, डॉक्टर की जॉब करना चाहते हैं तो हमें डॉक्टर की डिग्री चाहिए होगी, लेकिन अगर हमें क्रिकेटर बनना है तो क्रिकेटर की डिग्री थोड़ी ना चाहिए होगी। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो उसकी हमें जरूरत नहीं होती। इस तरीके से सिमिलरली द रिलीवेंट क्वालिफिकेशन फॉर बीइंग एन एमएलए और एमपी इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड पीपल्स कंसर्न्स प्रॉब्लम्स एंड टू रिप्रेजेंट देयर इंटरेस्ट, ठीक है। तो जैसे एमएलए और एमपी वगैरह बनने हैं इस तरीके से ही, तो हमें उनकी जो है क्वालिफिकेशन वगैरह की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, बस वो जो है अच्छा होना चाहिए। इज एग्जामाइंड बाई लाख्स ऑफ एग्जामिनर्स देयर वोटर्स आफ्टर एवरी 5 years, क्योंकि हर 5 साल में जो वोटर्स है ये, क्योंकि हर ये जो एमएलए एमपी होते हैं इनका एग्जाम तो जो है पब्लिक लेती है, हर 5 साल में उनका एग्जाम लेती है। अगर उन्हें ठीक से काम नहीं करा तो उसको हटा दिया जाएगा, और अगर ठीक से काम करेगा तो उसको दोबारा लेकर आया जाएगा। इस तरीके से होता है। इवन इफ एजुकेशन वॉज रिलीवेंट इट शुड बी लेफ्ट टू द पीपल टू डिसाइड हाउ मच इंपॉर्टेंस दे गिव टू एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अगर उसकी एजुकेशन कम भी है तो ये जो है लोगों के ऊपर छोड़ दिया जाता है कि कितना जो है वो उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को महत्व देते हैं। कि होते हैं ना वोटर्स की भाई उनका मन है अगर वो अनपढ़ व्यक्ति को वोट देना चाहते हैं तो अनपढ़ को देंगे, उनको लगता है कि भले ही वो अनपढ़ है लेकिन वो हमारे देश का विकास करेगा, हमारा काम करेगा, हमारी रक्षा करेगा, तो इससे उसको वोट दे देते हैं। और जिसका मन है भाई वो पढ़े लिखे व्यक्ति को वोट देना चाहते हैं तो पढ़े लिखे व्यक्ति को वोट देंगे। तो ये अपनी वोटर की अपनी चॉइस होती है। In our country, putting an educational qualification would go against the spirit of democracy for yet another reason. It should mean depriving a majority of the country's citizens the right to contest election. If, for example, a graduate degree like BA, BCom or BSc was made compulsory for candidates, more than 90% of the citizens will become eligible to contest election. मतलब यह है कि अब एग्जाम्पल के लिए BA, BCom जो और जो BSc वाले हैं उनको जो है कंपलसरी कर दिया गया है कैंडिडेट्स के लिए, उनको खड़ा होना है, ठीक है। और 90% सिटीजन जो हैं एलिजिबल हैं मतलब कॉन्टेस्ट इलेक्शन के लिए, ठीक है, इलेक्शन के कॉन्टेस्ट में खड़े होने के लिए, ठीक है। चलिए अब आगे देखेंगे। देखो इस तरीके से ये फॉर्म होता है इलेक्टोरल रोल, ठीक है, जैसे अलग अलग स्टेट्स का दिखाया गया है ये, ठीक है, इस तरीके से ये फॉर्म होता है। चलिए टॉपिक आता है हमारा इलेक्शन कैंपेन। इलेक्शन कैंपेन क्या होता है, जैसे चुनाव का प्रचार होता है ना, इस तरीके से चुनाव का प्रचार करने को बोलते हैं कैंपेन करना। तो क्या होता है, जैसे पार्टीज होती हैं, आपने देखा होगा कि इलेक्शन के टाइम पर पार्टीज जो है बहुत ज़्यादा प्रचार के निकलती है, भाई उधर योगी जी की कैंपेन हो रही है, उधर मोदी जी की हो रही है, इस तरीके से कैंपेन चलती है ना, उनको बोलते हैं इलेक्शन कैंपेन। तो द मेन पर्पज ऑफ इलेक्शन इज टू गिव पीपल अ चांस टू चूज द रिप्रेजेंटेटिव्स द गवर्नमेंट एंड द पॉलिसीज दे प्रीफर। तो जो मेन पर्पस होता है इलेक्शन का वो ये होता है, इसका जो मेन उद्देश्य होता है इलेक्शन का वो ये होता है कि लोग जो है जो अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज कर रहे हैं उसको एक चांस दे सके, गवर्नमेंट और उसकी पॉलिसीज को जो अच्छे से निभा सके। तो देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी टू हैव अ फ्री एंड ओपन डिस्कशन अबाउट हु इज़ बेटर रिप्रेजेंटेटिव। तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि लोग जो है फ्री और ओपन डिस्कशन करें कि भाई कौन सा जो है बेटर कैंडिडेट्स हो सकता है, कौन सा हमारा बेटर रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है। मतलब इसमें किस तरह की रिस्ट्रिक्शन ना हो, लोग आपस में खुद डिसाइड कर सकें कि कौन सा रिप्रेजेंटेटिव हमको चुनना है। तो विच पार्टी विल मेक अ बेटर गवर्नमेंट और व्हाट इज़ अ गुड पॉलिसी, और कौन सी पार्टी जो है हमें एक अच्छी सरकार देगी और कौन सी पार्टी जो है
देश के हित के लिए काम करेगी। दिस इज़ व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन, इसीलिए जो है इलेक्शन के टाइम पर जो इलेक्शन कैंपेन की जाती हैं। In our country, such campaign take place for a 2-week period between the announcement of the final list of the candidates and the date of polling. हमारी कंट्री में ऐसे जो कैंपेन होती हैं वो 2 हफ्ते पहले जो है 2 वीक्स पीरियड बिटवीन द अनाउंसमेंट ऑफ द फाइनल लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट, जब कैंडिडेट्स की फाइनल लिस्ट लगती है कि भाई ये खड़ा हो रहा है, यहाँ से ये खड़ा हो रहा है, यहाँ से ये खड़ा हो रहा है इस पार्टी के लिए, तो अनाउंसमेंट के बीच में 2 हफ्ते के लिए सब जो है डेट ऑफ पोलिंग, जब इलेक्शन की डेट आती है उसके बीच में 2 हफ्ते के लिए जो है कैंपेन की जाती हैं, ठीक है, यानी कि 15 दिन के लिए। इन आर कंट्री ये हो गया। ड्यूरिंग दिस पीरियड द कैंडिडेट्स कॉन्टेक्ट देयर वोटर, इस पीरियड में क्या होता है, कैंडिडेट जो होता है वो वोटर से कॉन्टेक्ट कर सकता है, मतलब आपस में वोटर से वो लोग मिल सकते हैं कि भाई हमें वोट देना, हमें वोट देना। पॉलिटिकल लीडर्स एड्रेस इलेक्शन मीटिंग्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज मोबिलाइज देयर सपोर्टर्स, पॉलिटिकल लीडर राजनीतिक नेता है ना, एड्रेस इलेक्शन मीटिंग्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज मोबिलाइज देयर सपोर्टर्स, वो अपने सपोर्टर्स खड़े करती हैं, जगह जगह अपने सपोर्टर्स भेजती हैं। दिस इज ऑल्सो द पीरियड व्हेन न्यूज़पेपर्स एंड टेलीविजन न्यूज़ आर फुल ऑफ इलेक्शन रिलेटेड स्टोरीज एंड डिबेट, ये वही पीरियड होता है जिसमें कि न्यूज़पेपर्स और जो रेडियो टीवी टेलीविज़न वगैरह होते हैं वो सब जो है फ्री होते हैं कि वो इलेक्शन रिलेटेड स्टोरीज चलाएं और डिबेट्स चलाएं, ठीक है, बहस वगैरह जो होती हैं आपस में डिबेट्स चलाएं कि कौन सी पार्टी कौन सी उस पर जा रही है, कौन से अपोजिशन के लीडर हैं, क्या क्या हो रहा है। बट इलेक्शन कैंपेन इज़ नॉट लिमिटेड इन दीज 2 वीक्स, लेकिन क्या होता है जो इलेक्शन कैंपेन होती हैं ये केवल 2 हफ्ते के लिए हो, ये लिमिटेड नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इलेक्शंस मंथ्स बिफोर दे एक्चुअली टेक प्लेस, पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं कम से कम 1-1 महीना पहले से भी इलेक्शन कैंपेन करना स्टार्ट कर देती हैं, ठीक है। चलिए, इन इलेक्शन कैंपेन्स पॉलिटिकल पार्टीज ट्राई टू फोकस पब्लिक अटेंशन ऑन सम बिग इश्यूज, इलेक्शन कैंपेन में क्या होता है जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो क्या करती हैं, वो पब्लिक का ध्यान जो है अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, जो बड़े बड़े इश्यूज होते हैं उन पर ध्यान आकर्षित करती हैं कि भाई हम तो आपके गाँव में पानी की समस्या है तो ये ठीक करी जाएगी, आपके सड़कें खराब है तो ये करा जाएगा, इस तरीके से वो समझाती हैं, यानी कि वो एक तरीके से पब्लिक का जो अटेंशन है वो अपनी तरफ करती हैं। दे वॉन्ट टू अट्रैक्ट द पब्लिक टू दैट इशू एंड गेट देम टू वोट फॉर देयर पार्टी ऑन दैट बेसिस, वो समझाते हैं पब्लिक को कि भाई आप हमारा काम कीजिए, आप हमको वोट दीजिए और हम आपके लिए करेंगे। लेट अस लुक एट सम ऑफ द सक्सेसफुल स्लोगन्स गिवन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन द वेरियस इलेक्शन, आइए कुछ सक्सेसफुल स्लोगन्स हैं जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ने दिए थे अपने इलेक्शंस में, तो उनके बारे में देखेंगे। जैसे कि फर्स्ट है कि द कांग्रेस पार्टी लीड बाय इंदिरा गांधी गेव द स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ रिमूव पॉवर्टी, इन्होंने दिया था 1971 में लोकसभा के इलेक्शन में, गरीबी हटाओ, ठीक है, यानी कि रिमूव पॉवर्टी ये दिया था। ऐसी क्या था, सेफ डेमोक्रेसी वाज द स्लोगन गिवन बाय जनता पार्टी अंडर द लीडरशिप ऑफ जयप्रकाश नारायण, ठीक है, इन द लोकसभा इलेक्शन 1977 में इन्होंने दिया था सेफ डेमोक्रेसी। थर्ड पे आता है द लेफ्ट फ्रंट यूज द स्लोगन ऑफ लैंड टू द टिलर इन द वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन हेल्ड इन 1977। और फोर्थ पे है प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुस वाज द स्लोगन यूज बाय द एन.टी. रामाराव, द लीडर ऑफ द तेलुगु देशम पार्टी इन आंध्र प्रदेश असेंबली इलेक्शन इन 1983। ओके, इस तरीके से स्लोगन भी दिए जाते हैं, पार्टीज के अलग अलग होते हैं। In our democracy is the best to leave political parties and candidates free to conduct their election campaigns the way they want to। इसलिए डेमोक्रेसी में ये सब होता है। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो कैंडिडेट्स हमारा खड़ा है, किस पॉलिटिकल पार्टी का जो कैंडिडेट खड़ा है वो फ्री होता है इलेक्शन कैंपेन करने के लिए, जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, उनको नई नई चीज़ें बताने के लिए कि हम ये करेंगे आपने तो आप हमें वोट दीजिएगा, जो चाहे वो कर सकता है। बट इट इज़ समटाइम्स नेसेसरी टू रेगुलेट, लेकिन कभी कभी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि टू रेगुलेट campaign to ensure that every political party and candidate gets a fair and equal chance to compete। लेकिन कभी कभी ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हर पॉलिटिकल पार्टी का जो कैंडिडेट है जो कैंपेन कर रहा है ना, जो कैंपेन कर रहा है वो फ्री और फेयर हो, ठीक है, क्योंकि वो सबको जो है बराबर चांस दे। अकॉर्डिंग टू आवर इलेक्शन लॉ नो पार्टी और कैंडिडेट कैन, हमारे इलेक्शन लॉ के तहत कोई भी पार्टीज या फिर कैंडिडेट नहीं कर सकता है, क्या क्या नहीं कर सकता, कुछ नियम और कानून बनाए गए हैं जो कि हमारे इलेक्शन के तहत कोई पार्टीज या फिर कैंडिडेट नहीं कर सकता। एक तो क्या कर सकता है, ब्राइब और थ्रेटन वोटर्स, यानी कि वोटर्स को डरा धमका नहीं सकता है, कोई भी कैंडिडेट जो है वोटर्स को डरा धमका नहीं सकता, जिसका मन है जिसको चाहते हैं वो उसको वोट देंगे। अपील टू देम इन द नेम ऑफ कास्ट और रिलीजन, और उनसे जो है धर्म के बारे में भी कोई बात नहीं कर सकता कि भाई हम जो है हिंदू हैं या हम इस कास्ट से आते हैं तो आप सारे हिंदू हमें मिलकर वोट दीजिए, या फिर हम मोमडन हैं तो हम इस कास्ट से आते हैं आप हमें वोट दीजिए, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। थर्ड पर आता है यूज गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर इलेक्शन कैंपेन एंड, कुछ जो गवर्नमेंट रिसोर्सेज होते हैं उनका इलेक्शन कैंपेन के टाइम पर जो यूज़ है वो भी हिसाब से होगा, ऐसा नहीं होगा कि सारे जो गवर्नमेंट रिसोर्सेज हैं आप यूज़ कर सकते हो। फोर्थ है स्पेंड मोर देन 25 रुपीज़ लैख इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर अ लोकसभा इलेक्शन, लोकसभा के इलेक्शन में आप एक कॉन्स्टिट्यूएंसी पर 25 लाख रुपए से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, और 10 लाख रुपए से ज़्यादा
असेंबली इलेक्शन में की कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं यूज़ कर सकते। मतलब कुछ जो रुपीज़ की भी ना, जो मनी की भी लिमिट बनाई गई है, जैसे कि 25 लाख रुपए से ज़्यादा आप लोकसभा इलेक्शन में कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं खर्च कर सकते। और एक कॉन्स्टिट्यूंसी में बताया था ना मैंने, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई जाती है पॉपुलेशन के हिसाब से, ठीक है। और 10 लाख रुपए से ज़्यादा आप असेंबली इलेक्शन में खर्च नहीं कर सकते हो। इफ़ दे डू सो, अगर ऐसा करते हैं वो, तो देयर इलेक्शन कैन बी रिजेक्टेड बाय द कोर्ट इवन आफ्टर दे हैव बीन डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। तो उनके इलेक्शन को जो कोर्ट है वो डिक्लेयर कर सकता है, ठीक है, हैव बीन डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। इन एडिशन टू द लॉस, ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज इन आर कंट्री हैव एग्रीड इन अ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इलेक्शन कैंपेन्स। तो क्या है, हमारी जो एडिशन के तौर पे अगर लॉस, कुछ और भी लॉस बनाए गए हैं, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज हैं ना हमारे देश की, तो उनको ना एक कोड ऑफ कंडक्ट निभाना होगा। एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया है, इसके तहत क्या है, फॉर इलेक्शन कैंपेन्स में यह कोड ऑफ कंडक्ट निभाना होगा। जैसे कि अकॉर्डिंग टू दिस नो पार्टी और कैंडिडेट, कि इसके तहत क्या है, कोई भी पार्टी और कैंडिडेट्स यूज एनी प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर इलेक्शन प्रोपेगेंडा, कि इलेक्शन प्रोपेगेंडा के लिए कि कोई भी पूजा, जहाँ पर पूजा होती है, कोई भी पूजा का स्थान है, उसका यूज़ नहीं कर सकता है वो। जैसे कि आप सोच रहे हो कि भाई वहाँ जाकर हम अपनी कैंपेन करें, तो नहीं कर सकते हो आप, किसी पूजा की जगह पर नहीं कर सकते हो, ठीक। घूमने जा सकते हो आप, लेकिन वहाँ पर आप कोई भी इलेक्शन प्रोपेगेंडा नहीं कर सकते। देखो प्रोपेगेंडा मैंने कई बार बताया है, प्रोपेगेंडा का मतलब है जैसे मान लीजिए टीवी पर ऐड आ रहे हैं, या कोई न्यूज़पेपर है, कोई मैगजीन है, किसी बात को इस तरीके से समझाएं कि जनता को वो बिल्कुल सच लगने लगे। प्रोपेगेंडा यानी कि इलेक्शन प्रोपेगेंडा जो है आप किसी भी पूजा की जगह पर नहीं कर सकते हो, मतलब जिसमें प्रे हो रही है उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। सेकंड है यूज गवर्नमेंट व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट एंड ऑफिशियल फॉर इलेक्शन। आप कोई भी गवर्नमेंट व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट या फिर ऑफिशियल, गवर्नमेंट का ऑफिशियल कुछ भी जो है इसमें यूज़ नहीं कर सकते हो। वंस इलेक्शन आर अनाउंस्ड, मिनिस्टर शैल नॉट ले फाउंडेशन स्टोन्स ऑफ एनी प्रोजेक्ट्स। अगर इलेक्शन एक बार अनाउंस हो जाते हैं, इलेक्शन कमीशन उनको अनाउंस करता है, इलेक्शन कमीशन का ही सारा काम होता है उसको अनाउंस करना, उसकी डिटेल देना सारी कि कब इलेक्शन होना है, कब काउंटिंग होनी है, कब काउंसलिंग होनी है, सब उसकी जिम्मेदारी होती है इलेक्शन कमीशन की। तो अगर एक बार इलेक्शन अनाउंस हो गए हैं, तो मिनिस्टर जो हैं वो कोई भी प्रोजेक्ट वहाँ पर नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कर्नाटक में हो रहे हैं इलेक्शन, तो कर्नाटक में जुड़े हुए कोई भी प्रोजेक्ट वहाँ पर मिनिस्टर नहीं कर सकते हैं। टेक एनी बिग पॉलिसी डिसीजन और मेक एनी प्रोमिसेस ऑफ प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटीज से जुड़ी कोई भी प्रोमिसेस वहाँ पर मिनिस्टर नहीं कर सकते अगर इलेक्शंस हो रहे हैं। एक बार इलेक्शन हो गए तो इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो गया तो हो गया। जब इलेक्शन हो जाएंगे, जो पार्टी सत्ता में आएगी, जो पार्टी अपनी सरकार बनाएगी, तो वही ये सब कर सकती है, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी वीडियो, अगर पसंद आई इसको लाइक कीजिएगा, अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।